Assalamu alaikum dear friends. This is Mohammad Jawad Zafar and welcome to my YouTube channel. आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है ये टॉपिक ऑन डिमांड है क्योंकि अकाउंटिंग के डिफरेंट सेशंस और लेक्चर्स डिलीवर करते हुए बहुत टाइम ये फीडबैक भी आया और YouTube चैनल पे भी मैसेजेस आए कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर बात करें, अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स के ऊपर बात करें। सो इसी सिलसिले की ये कड़ी है। सो स्टार्टिंग विद द सेशन और इसमें सबसे पहले आउटलाइन में आपसे डिस्कस करता चलूँ कि आज हम इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग को देखेंगे। बेसिक से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसका अकाउंटिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन नहीं है, एक ले मैन है बट वो भी उसने इस वर्ड से जस्ट सिर्फ फेमिलियर है या कभी सुना है, तो वो भी आज के सेशन से इंशाल्लाह बेसिक अकाउंटिंग का फ्लेवर ज़रूर ले लेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आउटलाइन। तो हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग की बेसिक को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन को आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे, देन व्हाई द अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बेस करके अकाउंटिंग जो है वो की जाती है और जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं या फाइनेंस के लोग होते हैं वो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हैं हमेशा। तो ये फंडामेंटल्स या बेसिक पिलर्स का रोल प्ले करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग की बेसिक या प्रीमियम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग की वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट जो होती है जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं वो क्या होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनका भी फ्लेवर लेंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उससे भी हम इंट्रोडक्शन लेंगे। और आपने काफ़ी दफ़ा शायद सुना हो, अगर कभी अकाउंटिंग सब्जेक्ट को सुना है तो आपने ज़रूर सुना होगा कि अकाउंटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री। तो हम डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली यकीनन हम इस आज के सेशन को क्विकली कंक्लूड करेंगे। तो बहुत सिंपल रहते हुए अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ स्टडी और अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस क्या करता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। ये प्रोसेस रिकॉर्डिंग की बात करेगा, फिर उस रिकॉर्डिंग को समराइज करेगा, एनालाइज करेगा सो दैट हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। और ये सारा प्रोसेस किस पे होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो आसान अल्फाज में ये समझें कि हर वो ट्रांजेक्शन जिसको कोई मॉनेटरी वैल्यू असाइन की जा सकती है, जिसको पैसों में, रुपीज में, डॉलर्स में, पाउंड्स में मेजर किया जा सकता है, एक मॉनेटरी वैल्यू उसको असाइन की जा सकती है, ऐसी हर ट्रांजेक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट दिस पेन, तो क्वेश्चन ये होगा कि ये पेन मैंने बाय किया तो व्हाट इज द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इज 20 रुपीज। तो इस ट्रांजेक्शन की फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, 20 रुपीज। सो अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग ना सिर्फ उनको रिकॉर्ड करेगा बल्कि फिर नेक्स्ट स्टेप में उनको समराइज भी करेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग समरी की बेसिस के ऊपर होती है। उस समरी को हम एनालाइज करके कुछ जो है वो आउटपुट्स जनरेट कर रहे होंगे जिनकी बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे होंगे। तो अकाउंटिंग ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कुछ की इम्पोर्टेंसेस इसकी यहाँ पे मेंशन है कि इसकी बेसिस पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, आप एक ले मैन है बट आप अपने फाइनेंशियल अफेयर्स का हिसाब रखना चाहते हैं, आप सैलरीड हैं और आप चाहते हैं जो मेरी सैलरी आती है वो कहाँ कहाँ स्पेंड हुई है, मैं उसका कोई बजटिंग करूँ, उसकी क्या वैल्यूएशन करूँ। तो अकाउंटिंग से आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ट्रैक रख सकते हैं। फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प आउट करता है कि पास्ट में मैंने क्या कुछ किया और उसकी बेसिस पे आप फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। फिर ये आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही ओवर द पीरियड, उसकी इनसाइट अकाउंटिंग आपको देती है। बहुत से बिजनेसेस जो रेगुलेटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी है, यहाँ पे आप एक एंटरप्राइज हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज लॉ, तो आपका रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है पाकिस्तान में रहते हुए। इसी तरह अगर आप बैंक हैं तो बैंक का रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है।
तो रेगुलेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने फाइनेंशियल अफेयर्स मेरे पास क्वार्टरली सबमिट करवाने हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो अकाउंटिंग इस रिक्वायरमेंट को भी पूरी करने के लिए की जाती है। और फाइनली यकीनन वो सारे लोग जो स्टेक रखते हैं आपके बिजनेस में या अफेयर्स में, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जैसे ओनर हो गए, जैसे कस्टमर हो गए, जो लोग आपको उधार पे कोई चीज़ देते हैं, आपके क्रेडिटर या सप्लायर हो गए, वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको वहां से रिकवरी होनी होती है। तो इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं आपकी अकाउंटिंग के अफेयर्स में और इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एंटिटी कॉन्सेप्ट है। इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब इसमें आइडिया क्या है? इसमें आइडिया ये है कि एक है बिजनेस, उस बिजनेस के हैं कोई ओनर, एक बंदा भी हो सकता है या मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी कंसीडर करना है एज कंपेयर टू इट्स ओनर्स। ओनर्स की अलग आइडेंटिटी है और बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी होगी। क्यों इसकी जरूरत है? तो इसको एक एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल, ओनर ने उस प्रीमिसेस का, उस बिल्डिंग का रेंट पे किया जहां पे वो बिजनेस करता है, जहां पे उसका ऑफिस है, जहां पे उसका प्रोडक्शन यूनिट है, तो फिर तो ये रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन फॉर एग्जांपल, ओनर ने रेंट पे किया अपने प्राइवेट हाउस का, अपने प्राइवेट अपार्टमेंट का, अपनी गाड़ी का जो उसने रेंट पे ली हुई है, तो ये उसके बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को, अखराजात को सेपरेट रखना है, बिजनेस के फाइनेंशियल अफेयर्स को सेपरेट रखना है ओनर्स के पर्सनल अफेयर से। इसलिए इसको हम कहते हैं कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज होता है अकाउंटिंग में, सो दैट आप बिजनेस के फाइनेंशियल अफेयर और ओनर्स के पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर्स को मिक्स ना कर दें, बल्कि जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो आप सिर्फ बिजनेस के अफेयर्स को रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम जब बिजनेस के अफेयर्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये अजम्पशन अपने माइंड में रखेंगे कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड। यानी जब तक हम फोरसी कर सकते हैं, जब तक हम प्लान कर सकते हैं, जब तक हम एज्यूम कर सकते हैं, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि जब बिजनेस कंटिन्यू रहता है तो हम बिजनेस से जो बेनिफिट ले सकते हैं वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कि हम बिजनेस को बेच दें या बिजनेस को हम लिक्विडेट कर दें या बिजनेस को बंद कर दें। तो इसलिए जब भी अकाउंटिंग की जाती है वो इस अजम्पशन की बेस पे की जाती है कि बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को या इस अजम्पशन को कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी बड़ा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अफेयर्स को जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे तो दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक एस्पेक्ट को अकाउंटिंग डेबिट कैटेगराइज करती है और एक इफेक्ट को अकाउंटिंग क्रेडिट इफेक्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज करती है। देखें, नॉर्मली फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक लेमैन हूं और मैंने फॉर एग्जांपल ये फोन परचेज किया और ये फोन मैंने लेट्स सपोज 10,000 का परचेज किया। तो एक लेमैन क्या करेगा? वो कहेगा कि मेरा 10,000 का एक्सपेंस हो गया। वो कैश बेसिस के ऊपर, सिंगल एंट्री की बेसिस के ऊपर अफेयर्स को एक लेमैन देखता है कि मेरा 10,000 का एक्सपेंस हो गया या खर्चा हो गया। जबकि अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो है या जिस बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज है और या अकाउंटिंग का जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई ये तो एक डायमेंशन है कि आपने फोन परचेज किया और आपके 10,000 रुपीज कैश आउट हो गई, एक्सपेंस हो गया। जबकि एक सेकंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन भी इसी ट्रांजेक्शन के अंदर है, वो क्या है कि भाई आपको उस कैश के अगेंस्ट ये फोन भी तो मिला, तो आपका कैश जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके फोन में। तो जैसे आप कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड कर रहे हो, इसी तरह से दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे, इस फोन का इनफ्लो भी रिकॉर्ड करो कि कैश गया तो फोन आया, राइट। तो ये दो एस्पेक्ट हाईलाइट किए अकाउंटिंग ने। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कहती है आपने हमेशा ट्रांजैक्शन को ड्यूअल एस्पेक्ट से माइंड में रखना है और रिकॉर्ड करना है। अभी जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उनमें लास्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।
ये कहता है कि अकाउंटिंग या बिजनेस में हम उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको पैसों की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जिनको आप मॉनिटरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेन परचेज किया 20 रुपीज का, तो इसकी मॉनिटरी वैल्यू है 20 रुपीज, आई कैन रिकॉर्ड दिस परचेज। सेम मैंने फोन परचेज किया 10,000 का या 20,000 का, तो इसकी मॉनिटरी वैल्यू है 20,000 है, आई कैन रिकॉर्ड इट। मैंने घर का रेंट पे किया फॉर एग्जांपल 50,000, तो इसकी मॉनिटरी वैल्यू है 50,000, वी कैन रिकॉर्ड इट। लेकिन फॉर एग्जांपल आज मेरा मूड अच्छा है और अच्छे मूड में मैं मोटिवेटेड होके ज्यादा अच्छा काम करता हूँ, तो अच्छा काम करता हूँ तो मैं बेहतर काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, तो बेनिफिट तो हुआ है। बट इस बेनिफिट को क्या हम मॉनिटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं? शायद नहीं। तो ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करेगी जिनको आप मॉनिटरी वैल्यू असाइन कर सकते हो। और यही अकाउंटिंग के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी है कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू को या मॉनिटरी वैल्यू आइटम को ही रिकॉर्ड करती है, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करती। ये एक लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग की। जैसे अभी मैंने आपको मोटिवेशन की बात की कि बेनिफिट तो उससे भी मिल रहा है बट नॉन मॉनिटरी है, तो वी वुड नॉट रिकॉर्ड इट इन बिजनेस अफेयर्स। नेक्स्ट बात करते हुए आगे चले तो अकाउंटिंग की दो बेसिक टाइप्स हैं जी। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज मैनेजेरियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसको कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्ड भी मिलेगा, वो भी इसी के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली फोकस करती है जी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के ऊपर, कि बिजनेस ने जो बाहर के लोगों को अपनी परफॉर्मेंस बतानी होती है वो थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और लोगों को कम्युनिकेट करता है। आगे हम इसको इंशाल्लाह इस सीरीज में अगर आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से तो हम आपको मजीद डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कौन सी एंड प्रोडक्ट्स होती हैं। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस होता है वो वाली रिपोर्ट्स क्रिएट करना, वो डेटा क्रिएट करना जो उसने अपने रेगुलेटर को देना है, वो डेटा क्रिएट करना जो उसने अपने इन्वेस्टर को बताना है, वो डेटा क्रिएट करना जो उसने अपने सप्लायर्स के लिए या मे बी कस्टमर्स के लिए इन सम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। जबकि जो मैनेजमेंट या मैनेजेरियल अकाउंटिंग होती है, नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये बिजनेस की इंटरनल अकाउंटिंग होती है, नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल अकाउंटिंग होती है। बिजनेस इसकी बेसिस पे अपने डिसीजन मेकिंग करता है, मे बी ये उसका सीक्रेट होती है। जिससे मैंने ये पेन परचेज किया वो मुझे इसकी सेल प्राइस तो बताएगा 20, लेकिन इसकी कॉस्ट शायद नहीं बताएगा, प्रॉफिट एग्जैक्टली शायद नहीं बताएगा। ये उसकी इंटरनल अकाउंटिंग है, ये उसके मैनेजमेंट डिसीजन है। तो इसको केटर, इसकी कॉस्टिंग, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को केटर कौन करेगा? मैनेजेरियल अकाउंटिंग। आगे हम डिटेल से मैनेजेरियल अकाउंटिंग की जो आउटपुट्स होती हैं इंशाल्लाह इस सीरीज में स्टेप वाइज देखेंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी कि आपको कुछ मैं फ्लेवर दूंगा कि अकाउंटिंग की जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो रिजल्ट होता है जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, उसमें कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं, बेसिक रिपोर्ट्स होती हैं जिनको हम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो इनमें ये कुछ बुक्स में आपको 3 मिलेंगी, कुछ में आपको 5 मिलेंगी, कहीं कहीं कुछ डिस्कशंस में 4 आ रही होंगी। तो हमने अभी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सिंपल रहते हुए 3 ली हैं। सबसे पहली है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम कहते हैं, आप इसको आसान अल्फाज में उर्दू में हम कहें तो आप इसको असासा जात या आपके जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं जो आपने पे ऑफ करनी है, जो लाइबिलिटीज हैं, जो लोन्स हैं, ठीक है, और आपके बिजनेस के क्या स्ट्रेंथ्स हैं वो इसके अंदर आ रही होती हैं। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी स्टार्ट की 5 इयर्स बैक, आज कंपनी कहाँ पे खड़ी है, उसके पास कितनी मालियत के असासे हैं, कितने एसेट्स हैं, कितने कंपनी के ऊपर फॉर एग्जांपल लोन्स हैं जो उसने पे ऑफ करने हैं, कितने कर्जा जात हैं, ठीक है, कितना सरमाया कंपनी में लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये बैलेंस शीट जो होती है इसके अंदर ये बेसिक डिटेल्स आती है, कंपनी के असासा जात जिन्हें हम एसेट्स कहते हैं, कंपनी के जिम्मे जो पेएबल्स हैं जिन्हें हम लाइबिलिटी या लोन्स कहते हैं, और कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, ओनर का जो स्टेक है, ये तीनों कंपोनेंट्स प्राइमरीली बैलेंस शीट में होते हैं। सेकेंड इनकम स्टेटमेंट है, नाम से ही लग रहा है कि इसके अंदर हम इनकम्स और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जैसे मैं बिजनेस हूं, मैं ये फोन बेचता हूं, तो मैंने बेच के कितने पैसे इकट्ठे किए, और एक्सपेंसेस, इसको बनाने पे कितने एक्सपेंसेस आए, मैंने स्टाफ को कितनी सैलरीज दी, मैंने अगर बैंक से लोन लिया हुआ था तो उसके ऊपर मैंने कुछ इंटरेस्ट पे किया, टैक्स पे किया, इसके अलावा मैंने कोई रिपेयर्स करवाई, रेनोवेशंस करवाई, तो ये सारे अखराजात इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। और हमारी इनकम्स में से हम जब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
क्या खोया क्या पाया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस इसकी एंड प्रोडक्ट होती है। तो इनकम स्टेटमेंट को भी इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। थर्ड वन जी कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और यूनिक स्टेटमेंट है और ये बेस करती है कैश के ऊपर। कैश इन कैश आउट आसान रहते हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जाते, टेक्निकलिटीज में नहीं ले जाते। इनकम स्टेटमेंट में देखें, जब हम इनकम की बात करें तो अगर मैंने कोई चीज उधार पे भी बेची है तो इनकम तो मेरी है, हाँ पैसे अभी नहीं मिले, तो इनकम स्टेटमेंट में शायद हम उधार वाली इनकम्स को भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन कैश फ्लो में जितनी कैश एक्चुअली रिसीव हुई है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें यह भी देखना होता है कि हमारे पास इस पीरियड में कितना कैश इन हुआ कितना कैश आउट हुआ। तो कैश प्योरली कैश बेसिस ये स्टेटमेंट होती है जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स इसी में आगे चलते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन है जो अकाउंटिंग में यूज होती है, बहुत बेसिक इक्वेशन है ये, बट ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इसको कंसिडर करते हैं अपनी वर्किंग के अंदर। ये अकाउंटिंग ये कहती है कि बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे उसकी लायबिलिटी और इक्विटी के। वन बाय वन हम इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो एसेट्स में जी हम कहते हैं वो सारी चीजें जो बिजनेस ओन करता है, बिजनेस के असासात जात, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरी गाड़ी है, मेरा ऑफिस है, मेरी चेयर है, मेरा टेबल है, ये सारे क्या है, वहां पे कॉफी बनाने वाली कॉफी मशीन है, ये सारे मेरे एसेट्स हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो चीजें जो बिजनेस ओन करता है। इसी तरह लाइबिलिटीज क्या है, ये दूसरा कंपोनेंट है। लाइबिलिटीज है जी वो चीजें जो कंपनी के पास तो हैं बट किसी और की हैं, मींस ओन नहीं करता, किसी और से ली हुई हैं, शायद उधार पे, शायद किराए पे वगैरह वगैरह, तो इनको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसे ये चेयर मेरी अपनी है तो दिस इज माय एसेट, लेकिन इस चेयर को मैं खरीद के लाया हूं बट इसके मैंने पैसे अभी नहीं दिए, तो इस चेयर के पैसे मेरे जिम्मे पेएबल भी है, लाइबिलिटी भी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो थर्ड कंपोनेंट इज इक्विटी। इक्विटी हम कहते हैं जी कि बिजनेस के अंदर ओनर ने जितना सरमाया लगाया हुआ है, ओनर का जो स्टेक है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सारों को इक्विटी कहते हैं। अब तीनों चीजें अगर आप रिकैप करें क्विकली, तो बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं, असासा जात हैं जिनसे बिजनेस ने बेनिफिट लेना है, सेकंड मैंने कहा बिजनेस के जिम्मे जो पेएबल्स हैं, और थर्ड मैंने कहा कि बिजनेस के अंदर जो ओनर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओनर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप अगर इक्वेशन को देखें तो वो कहता है टोटल एसेट्स, यानी बिजनेस के पास टोटल जो कुछ होगा, टोटल एसेट्स, वो हमेशा इक्वल होगा, या तो ओनर की इन्वेस्टमेंट से वो चीज परचेज की होगी और आई होगी, तो ओनर की इन्वेस्टमेंट है तो इक्विटी कंपोनेंट है, और अगर ओनर की नहीं है तो वो थर्ड पार्टी का लोन होगा, उससे हमने ली होगी, या उधार पे ली होगी, या किराए पे ली होगी, तो वो क्या है, लाइबिलिटी सेक्शन में आ जाएगी। इट मींस हमेशा हर बिजनेस के टोटल असासा जात इक्वल होते हैं ओनर की इन्वेस्टमेंट के और थर्ड पार्टी से जो हमने बोरो किया हुआ। तो थर्ड पार्टी बोरिंग लाइबिलिटीज, ओनर की इन्वेस्टमेंट इक्विटी, तो ये दोनों मिलके हमेशा इक्वल होंगे टोटल एसेट्स, टोटल वर्थ ऑफ बिजनेस, राइट। इसकी डिटेल में भी हम इंशाल्लाह जाएंगे, अभी सिर्फ बस इसको विदाउट बीइंग टेक्निकल इजी रहते हैं और बात करते हैं। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती है, बड़े से बड़े बिजनेस तक ये इक्वल रहती है, जितना कॉम्प्लेक्स हो, नेशनल कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी ले लें, ग्लोबल कंपनी ले लें, ये अकाउंटिंग इक्वेशन वहां पे भी यूज होती है। इसके अंदर जो हमारा सेकंड लास्ट एरिया है जी वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। इस पे थोड़ी सी मैंने बात की है जब मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बात की है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, और अकाउंटिंग ये कहती है, अकाउंटिंग का वही जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया था, वो कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। जैसे मैंने कहा ये पेन परचेज किया तो कैश तो आउट हुआ अगर कैश पे परचेज किया, बट ये पेन हमारा एसेट है, तो हमारा एक एसेट कैश कम हो गया, जबकि साथ ही पैरेलली हमारा दूसरा एसेट इंक्रीज हो गया, हमारे पास पेन नहीं था, पेन आ गया, ठीक है, 20 रुपीज का। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं, तो एक एसेट कैश डिक्रीज हुआ और एक एसेट ये पेन इंक्रीज हुआ, और ये दोनों इक्वल अमाउंट के साथ है, यानी 20 रुपीज दिए और 20 का पेन आया, इट वर्थ 20, तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो यही दूसरा एस्पेक्ट है इसका, कि एक पहला एस्पेक्ट ये है कि हमेशा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट एंट्री होगी, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे। 20 की कैश कम, 20 की वर्थ का पेन इंक्रीज, ये हमारे पास आ गया, पहले नहीं था पेन, पेन आ गया, तो जीरो से हमारे पास 20 रुपीज वर्थ का पेन आया, तो ये एसेट इंक्रीज हुआ। एनेबल्स एक्यूरेसी
रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए आपकी इक्वेशन भी इक्वल होती है और आगे आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट भी इक्वल हो जाती है। आज के सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि कंक्लूजन किसके ऊपर है कि अकाउंटिंग करते हैं हमेशा बिजनेस के फाइनेंशियल अफेयर्स का ट्रैक रखने के लिए, फिर उनको समराइज करने के लिए, फिर उनको एनालाइज करके उस बेसिस पे फ्यूचर में बेहतर डिसीजन मेकिंग करने के लिए। और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी हमने समझा और अकाउंटिंग की जो बेसिक एंड प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनमें भी हमने इनकम स्टेटमेंट जिसमें इनकम एक्सपेंसेस आते हैं, बैलेंस शीट जिसमें वही अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट्स आते हैं, एसेट लाइबिलिटी इक्विटी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर हमने बात की। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। आई ट्राइड कि मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखूं, बट स्टिल आपका इनपुट इज रिक्वायर्ड। प्लीज लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, मैं उसको आंसर करूंगा। और इस लेक्चर सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रखने के लिए, फ्यूचर में इस तरह के लेक्चर रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू सो वेरी मच।